नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो आज ये कहूँगी कि इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। जो कहा जाता है ना कि इससे भर-भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वाक़ई में जो ये चैप्टर है, जो कि हमारा आज लास्ट चैप्टर होगा, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, अध्याय 5, क्योंकि अध्याय 6 में 2001 के जनसंख्या का दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन आज ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं। डाटा पहले देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे मैंग्रोव वन हो गया, कटीली झाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, यानी सबसे बेस्ट से बेस्ट ये टॉपिक यानी चैप्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर की तरफ। और अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ कि हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से क्या है, एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश, जो हमारा देश है भारत, वो विश्व में 10वें स्थान पर आता है। किसके कारण? तो इतने सारे जातियों के पौधे पाए जाने के कारण। और एशिया के देशों में कितने स्थान पर? तो चौथे स्थान पर आता है। तो अगर विश्व से पूछ ले तो 10वें स्थान पर आता है, और एशिया करके पूछ ले तो कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है? तो बिना फूल वाले पौधे हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के जातियों के जानवर? तो 90,000 जातियों के जानवर जो हैं भारत में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप क्या हो, पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय यानी कोई भी मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? तो अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। किसको? प्राकृतिक वनस्पति को। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है ही, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अतः विभिन्न प्रकार की, तो देखिए अक्षत वनस्पति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कृषि फसलों का तो भाग है, लेकिन ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो भैया कृषि जो उगाएगा वो प्राकृतिक वनस्पति कैसे होगा? अब पहुँचते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि ये टॉपिक है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? तो देशज कहेंगे, और जो विदेश से आएगा उसे क्या कहेंगे? तो विदेशज कहेंगे। वनस्पति जगत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। यानी वनस्पति जगत शब्द का अर्थ यह है कि किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष समय में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? तो वनस्पति जगत कहते हैं। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। तो कौन बतलाता है जानवरों के विषय में? तो प्राणी जगत बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। इन दोनों में भैया क्या कारण है कि इतने अंतर पाए जाते हैं? तो एक तो हो गया धरातलीय कारण, दूसरा है जलवायु कारण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं धरातलीय कारण को। धरातल में कौन कौन से आ जाएंगे? तो भूभाग आ जाएगा और मिट्टी आ जाएगा। तो भूभाग को देखिए, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हमें तो पता चल गया कि भैया भूमि पर जो वनस्पति का है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से शुरू है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय मिलता है। तो यानी जो समतल या जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर किसानी खेती होती है, और जो उबड़ तथा असमतल भूभाग है यानी पर्वत पथरीला जैसा है, जहाँ की जंगल तथा घास के मैदान हैं, उन पर क्या होता है? तो जो जंगली जानवर हैं जैसे टाइगर, बाघ, शेर, पक्षी हो गए, इन सभी का क्या है? तो आश्रय मिलता है, यानी वहाँ रहने का उनका निवास स्थान है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है मृदा यानी मिट्टी। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। जैसे मरुस्थल में बलुई मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण कटीली झाड़ियाँ वहाँ पर होती हैं, तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो देखिए जो मरुस्थल की बलुई मृदा है उसमें किस प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तथा जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्वतों की ढलानों में जहाँ की मृदा की परत क्या है? गहरी है, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आगे होंगे। अगला क्या है? तो जलवायु है। अब इसमें आता है तापमान।
देखिए अब तापमान को समझिए। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करता है। ठीक है, वनस्पति की जो विविधताएं हैं, जो अंतर है, वो किस पर निर्भर करता है? तो तापमान और वायु की नमी पर। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ी जो हैं उन पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर में क्या होता है? तो तापमान में गिरावट आती है, जिसके कारण वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। जो मतलब ऊंचाई में नमी आता है, गिरावट आता है, वो क्या करता है? पेड़ पौधों को बढ़ने और पनपने में को प्रभावित करता है। यानी जहाँ पर गर्म इलाका होगा वहाँ पर देखते होंगे कि पेड़ पौधे जल्दी वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पर ठंडा इलाका है वहाँ पर थोड़ा धीमी गति से वृद्धि करते हैं। तो यही बातें कही गई है। और उससे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में क्या कर देते हैं? तो परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तापमान के बाद क्या आता है? तो सूर्य का प्रकाश। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। तो किसी भी जगह का सूर्य का जो प्रकाश है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वहाँ के स्थान के अक्षांश पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो होता है गर्मी ऋतु में क्या होते हैं? तो जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी जून सितंबर से लेकर के और पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होता है? तो सघन वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ये बच्चों की परियोजना के कार्य के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से हमें पढ़ना है कि सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो देखिए कितना है, एक एक पॉइंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखते रहिए भाई। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। यानी सही मायने में जो भारत के वन क्षेत्र हैं वो सही मायने में क्या है? तो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ की प्राकृतिक वनस्पति हैं। तो ये नाम याद रखिए कि यहाँ पर क्या है? तो वनस्पति जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो कुछ पाए जाते हैं। शेष भागों पर मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? तो मानवकृत हो चुकी है, यानी परिवर्तित हो चुकी है, या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। तो कौन से मुख्य प्राकृतिक वनस्पति रह गए हैं? तो हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ पर की प्राकृतिक वनस्पति पाई जा रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 21.05%। तो देखिए एनसीईआरटी को ही सही माना जाता है। तो इसने 2011 के अनुसार क्या डाटा दिया है? 21.05% दिया है डाटा कि भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल इतना है। आगे अब आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? तो जलवायु के द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफ़ी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन भी बदल जाता है। मतलब जैसे जैसे वनस्पति बदलता है तो प्राणी जीवन का भी क्या होता है? उसके अंदर भी बदलाव आने लगता है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर के? पादप तथा प्राणी जो आपस में भौतिक पर्यावरण से क्या है? एक दूसरे के पूरक है, और इन्हीं दोनों को मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, यहाँ से पढ़ते हैं। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिक प्रयोग करता है। सही में दोहन अधिक हो रहा है आजकल। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कर रहा है? असंतुलन पैदा कर रहा है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियां तो विलुप्त ही हो गई। जैसे आजकल आप लोगों को गिद्ध नहीं दिखाई देंगे, जो कि कहते थे ना कि 80 कोस से भी गिद्ध देख लेता है मृत चीज़ों को, लेकिन आजकल गिद्ध गायब हो गया है, दिखाई ही नहीं देता है, वल्चर जो कहा जाता है। अब आगे है हमारा क्या है? बायोम। अच्छा, तो बायोम क्या है भाई? तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को ही क्या कहते हैं? तो बायोम कहते हैं। जीवों की पहचान पादप पर आधारित होती है। तो जीवों की पहचान किस पर आधारित है? तो पादप पर आधारित होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कौन कौन से वनस्पति के प्रकार है? तो पहला हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और चौथा है पर्वतीय वन तथा पांचवा है मैंग्रोव वन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब इसको समझिए और यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे इस बुक में देखिए किस प्रकार से दिया है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, मैंग्रोव वन, हिमालय या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो आपको आंसर सब चीज़ इसी में मिल जाएगा। जैसे सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चलिए देखिए आप आंसर खुद कैसे लगाते हैं।
ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ठीक है, कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े से समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। मतलब इन वनों की जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पर वृक्षों की लंबाई कितनी पहुंच जाती है? तो 60 मीटर या इससे अधिक भी पहुंच जाती है। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। तो कौन सा क्षेत्र? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर क्या रहते हैं? तो हरे भरे लगे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, यानी व्यापार की दृष्टि से, जैसे हो गया आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो अभी हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन देखे थे कि रबड़ किस वनस्पति का प्रकार है, यानी किस वन में पाया जाता है? तो रबड़ किस वन में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए तो असम का जो काजीरंगा है वो तो फेमस है ही, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय से हमारा ये पॉइंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं वन है। तो कौन सा वन भारत में सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है? तो पर्णपाती वन। देखिए मैप में देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इस कलर का जो वन है वो कौन सा वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए ये पूरे भारत में ही फैला हुआ है। ये भारत का मैप है और इस प्रकार से ये पूरे भारत में फैला हुआ है। और कटीला वन का तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो राजस्थान, गुजरात है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ये एरिया जो दिया हुआ है, नहीं तो बाकी एरिया पर सिर्फ सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन है। सदाबहार वन ये थोड़ा सा केरल जो कर्नाटक हो गया उधर है, और ये पूर्वी क्षेत्र का जो एरिया आता है वो सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है, जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फैला रहता है? तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उन एरिया में ज़्यादा विस्तृत है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं? तो गिरा देते हैं, यानी पतझड़ की तरह। पतझड़ जो एक मौसम आता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? पत्ती अपनी गिरा देते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में। ठीक, जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस आधार पर आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है? तो जल की उपलब्धि के आधार पर। इनमें से आर्द्र या नम जो पर्णपाती वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये पूछ रहा है कि आर्द्र और नम पर्णपाती वन, ठीक, जो कहाँ पाए जाएंगे? तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। और पूरा जो ये एरिया है विस्तृत है वो कितना है? तो जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से बरसात शुरू हो जाती है और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखते हैं हम लोग। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है? तो सागवान वन पाया जाता है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष भी व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। ठीक, अब देखिए
शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आर्द्र या नम जो पर्णपाती वन है कहाँ क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा। और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होगा। ठीक, इसको 2 भागों में बांटा गया था ना, भारत में किसके आधार पर, तो जल की उपलब्धि के आधार पर। तो ये अंतर आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि कहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो ये शुष्क पर्णपाती वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागवान, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में क्या होता है, तो पशुचारण होता है। आगे देखते हैं, इन जंगलों में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो सींग, शेर, सूअर, हिरण, हाथी आदि इन जंगलों में पाया जाता है। विविध प्रकार के पक्षी जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये भी पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। अब हमारा जो तीसरा आता है वो आता है पॉइंट आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये जैसे बबूल हो गया, नागफनी होगा, ये सब कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। आकाशीय खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजाति है। कहाँ की, तो उष्णकटिबंधीय जो कटीली वन है वहाँ की। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। तो देखिए कितने प्रश्न बनते हैं, अगर पूछ देगा कि किस पादप की जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती है, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है, तो कटीली वनों की जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ें क्या होती हैं, लंबी होती है तथा जल की तलाश में वो चारों तरफ से फैली हुई रहती हैं उनकी जड़ें। पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर कटीले पादप पाए जाएंगे, शुष्क भागों में। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गद्दा, घोड़ा और ऊँट पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अब पर्वतीय वन। तो पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। यानी जिस प्रकार से ऊंचाई पर हम लोग जाते जाएंगे उस प्रकार से क्या आएगा, तो भिन्नताएं देखने को आएंगी। जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो 1000 से 2000 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, देखिए ये है पर्वतीय वन, किस प्रकार से ढलान पर ऐसे मतलब ये उगते हैं। आगे देखते हैं, ये वन हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। ठीक है, तो कौन सी वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो ये सभी वृक्षों के नाम हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में उगते हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार क्या होते जाते हैं, तो छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता था। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिच्चन घास टुड्रा वनस्पति का एक भाग है। तो अधिक ऊंचाई वाला जो भाग है वो किसके लिए है, तो लिच्चन घास टुड्रा वनस्पति का ही एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरण, जंगली भेड़, कौन से वन में, तो पर्वतीय वन में खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रिक्श, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां भी पाई जाती हैं। तो ये था हमारा पर्वतीय वन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो वन है वो है मैंग्रोव वन।
तो ये है मैंग्रोव वन का, देखिए फिगर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। कौन सी वनस्पति? तो मैंग्रोव वन वनस्पति। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार का वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। देखिए ये दिख रहा होगा, पौधे की जो जड़ें हैं ये कहाँ डूबी हुई हैं? तो पानी में डूबी हुई हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलता है। तो ये किस वनस्पति तो ये कौन सी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलता है? तो ये सभी नदी का नाम याद रखना होगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष? तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाएगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के भाग में। इस क्षेत्र का रॉयल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। तो अगर पूछ लेता है कि भैया रॉयल बंगाल टाइगर जो है किस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन का। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो देख लेते हैं वन्य प्राणी और फिर देखेंगे कि इनसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है औषधि पादप के बारे में, जिनसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आयुर्वेद में लगभग 2000 पादप हैं, 352 पादपों की गणना यानी लाल सूची के अंतर्गत। तो इन सभी पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वन्य प्राणी को। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। जीवों की लगभग कितनी हज़ार? तो 90,000। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। ठीक है, तो भारत की जो प्रजाति पाई जाती हैं जितनी भी, वो पूरे विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ की 2546 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। डाटा याद रखिए कि भारत में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो विश्व की लगभग कितने प्रतिशत है? तो 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। कौन? तो हाथी। एक सींग वाले गैंडे और अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। तो कहाँ पर? कच्छ का जो रण है और थार का जो मरुस्थल है वहाँ पर जंगली गधे और ऊंट मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसीघा, छोटा मृग यानी गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा हम लोग देख रहे थे? तो वन्य के बारे में देख रहे थे, यानी वन्य प्राणी के बारे में। अब आगे देखते हैं, तो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ पर है? तो गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी आता है। यानी तेंदुआ किसकी जाति में आता है? तो बिल्ली की जाति में आता है। यह शिकारी जानवरों के मुख्य हैं। तो हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंडे में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंघों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग कितना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया 1 टन है। कितना है? 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंघा, भारल यानी नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियाग जो तिब्बती जंगली गधा होता है भी पाया जाता है। कहाँ पर? तो भारत में पाया जाता है। कहीं कहीं लाल पांडा के कुछ भाग भी मिले हैं। तो आगे देखते हैं, नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन? तो घड़ियाल जो है मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो कि विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इतना तो हम लोग देख लिए। ये प्रवासी पक्षी के बारे में कुछ डाटा दिया गया है कि भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान जो है वो कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो
हजारों की संख्या में आते हैं। तो कौन आता है? तो फ्लैमिंगोए जो है वो हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बना करके उनमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? ऑफकोर्स है हमारी कीमती धरोहर। जो प्रवासी पक्षी हैं, देखिए ये किस प्रकार से आए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा रह गया है, अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ देखिए कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं। बाप रे, कितनी प्रजातियां संकट में हैं? तो 1300 प्रजातियां जो है वो संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी है, यानी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। तो ये सभी कारण दिया हुआ है। रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट हो गया, तेजाबी जमाव हो गया, प्रदूषण हो गया, विदेशी प्रजातियों का जो प्रवेश हो रहा है वो भी दिया गया है कारण में, कृषि, निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो देश में 14 जैव मंडल निश्चय यानी आरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं और इनमें से चार जो है एक पश्चिम बंगाल हो गया यानी सुंदरवन, नंदा देवी, मनार की खाड़ी, नीलगिरी जो कि केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में है, की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। तो इनकी गणना, चारों की गणना कहाँ पर होती है? तो विश्व के साथ होती है। अब ये हमारे 14 जो जीव मंडल है वो देखिए, सुंदरवन, मनार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस हो गया, सिमलीपॉल हो गया, दिहांग हो गया, डिब्रू साइकवोवा, अगस्त मलाई, कंचनजुग्गा या कंचनजंगा कह दिए, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक, और ये है अचनकमर अमरकंटक। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये सब डाटा पहले का है, अभी नया डाटा कुछ और आया होगा। अब हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए और यह तब संभव होगा जब प्राकृतिक पर्यावरण का अधविनाश जो है तत्काल क्या कर दिया जाए, यानी समाप्त कर दिया जाए। जैसे तो ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।